बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग का पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा था और पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि करंट अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वगैरह भी देखा होगा। ठीक है। आज की क्लास में हम ईयरली पास पेपर्स करेंगे पार्टनरशिप के। तो आप लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए और बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, 45 करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? नहीं, बल्कि 45 नहीं, 44 निकाल लीजिए। ठीक है, 44 करेंगे क्वेश्चन नंबर आज। ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग बुक्स खोल लीजिए। मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में भी पेज नंबर 260 होगा, जिनके पास कुछ वेरिएंट्स आगे पीछे हैं, या जो पुरानी वाली बुक्स हैं, किसी बच्चे के पास लास्ट ईयर वाली यूज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहन भाइयों की यूज़ कर रहे हैं, तो उन पे थोड़े पेजेस आगे पीछे होंगे, बट क्वेश्चन नंबर सेम होगा, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर रिकॉर्डिंग्स आप आजकल स्लो कर रही हैं, तो रिकॉर्डिंग्स का मसला ये है कि थोड़ा एडिट में थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एडिट होती जाएगी मैं देता रहूंगा आप लोगों को। तो जैसे हमारी लास्ट क्लास होती थी, नेक्स्ट क्लास से पहले वो एडिट हो जाती थी, तो अभी नहीं हो रही है। तो कुछ दिनों में वो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा सेट। ठीक है, तो आप लोगों को टाइमली फिर वो मिल जाए करेंगी, लेकिन कोशिश करो सब लोग रेगुलरली क्लास के अंदर प्रेजेंट रहो। ठीक है। अच्छा भाई, सवाल स्टार्ट करते हैं, और सवाल को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सवाल जो है ये, अगर आपको ईयर चाहिए किसी बच्चे को कि कौन से साल का सवाल कर रहे हैं, तो हम ये आज क्वेश्चन पास पेपर का करने जा रहे हैं जून 2015 वेरिएंट, वेरिएंट 2। ठीक है। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं सवाल को, और सवाल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सवाल में देखेंगे एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या बातें करी हुई हैं। सबसे पहले एग्जामिनर शुरू करता है बात करना, बोलता है कि F and H आर इन पार्टनरशिप। ठीक है, दो लोग हैं और वो पार्टनरशिप के अंदर है। ठीक है, बोलता है द पार्टनरशिप अग्रीमेंट स्टेट्स दैट दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो इन लोगों की जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सवाल के अंदर गिवन है 4% का। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वो बात करता है, बोलता है इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और अगर कोई पार्टनर कोई ड्राइंग्स करता है, तो वो ड्राइंग्स जो है वो 5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उन ड्राइंग्स के ऊपर। ठीक है, बोलता है नो सैलरीज आर पेड टू द पार्टनर्स, और पार्टनर्स को कोई सैलरी वगैरह नहीं दी जाती है इस बिजनेस में। ठीक है। अब बोलता है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2015। अब वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन देखें। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन के अंदर वो बात करना स्टार्ट करता है, और वो बोलता है कि यार प्रेमिसेस एट कॉस्ट है। तो ये जो प्रेमिसेस एट कॉस्ट है, इसका मतलब ये आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, और ये प्रेमिसेस की कॉस्ट 60,000 है। डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट 30,000 है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। ऑफिस फिक्चर्स की कॉस्ट 15,000 है, और वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो भी है वो भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड होने के बाद। ठीक है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो एडजस्टमेंट में दी हुई होगी, तरीका कि क्या है। फिर उसके बाद डिलीवरी व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है 10,000, यानी कि अब तक इस साल की डेप्रिसिएशन को हटा के पिछले तमाम सालों में जो मेरी डिलीवरी व्हीकल है वो अब तक 10,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है। और इसी तरीके से ऑफिस एंड फिक्चर्स मेरा अब तक इस साल की डेप्रिसिएशन को हटा के 11,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे वो बोलता है कि यार आपका कुछ ट्रेड पेबल्स है। ठीक है, 7,900 के, कुछ ट्रेड रिसीबल्स हैं 18,750 के, कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। याद रखिएगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होता है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग होता है। कौन सा होता है? ओपनिंग। ठीक है, तो यानी कि साल के शुरू का। आगे वो बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये आपका करंट लायबिलिटी है, तो ये भी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद आपको कुछ कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स देखें। फरा का कैपिटल अकाउंट्स 50,000 की इन्वेस्टमेंट है फरा की, एंड हैनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 की है, राइट। उसके बाद इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस है। करंट अकाउंट को अगर आप देखें, तो फरा के करंट अकाउंट में रखे हुए हैं 3250। इसका मतलब ये फरा के अपने पैसे हैं जो 3250 फरा के पास रखे हुए हैं। ठीक है, इसके करंट अकाउंट के अंदर, यानी कि फरा की ये इनकम हुई थी पिछले सालों में, जो ये अभी तक लेके घर नहीं गई है, इतने पैसे इसके पास यहाँ रखे हुए हैं। फिर आगे वो बोलता है कि हैना, और हैना के पास जो है वो उसके हैना के करंट अकाउंट में 1850 रखे हुए हैं। हैना ने अभी तक ये पैसे निकाले नहीं है। इस साल के दौरान जो ड्राइंग्स करी हैं फरा ने, वो 6,000 की करी हैं, और हैना ने भी 6,000 की ड्राइंग्स करी हैं। ठीक है, दोनों ने ड्राइंग सिमिलर करी है, कोई टेंशन नहीं है। फिर परचेजेस गिवन है, तो परचेजेस जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, तो परचेजेस वर 81,250। रेवेन्यू इज 190,000। रिटर्न इनवर्ड्स
8600 याद रखिएगा। रिटर्न इनवर्ड्स की जगह आज के दौर में आपने जो टर्म यूज करनी है वो यूज करनी है सेल्स रिटर्न्स। ठीक हो गया। उसके बाद आगे ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। डिलीवरी व्हीकल है, डिलीवरी व्हीकल का एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। हीट एंड लाइट का एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और वो भी कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये तो नॉर्मल सी बातें थी जो हमने क्लियर करने की, कौन सी चीजें इसमें से इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी और कौन सी चीजें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएंगी। क्लियर होती है। अच्छा जी, फिर आगे आप देखें तो अब आगे सवालों के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स देता है, तो अब एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है ये देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, साथ साथ चलेंगे सब लोग। सबसे पहले आपको वो बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट 30 अप्रैल 2015, यानी कि इनकी क्लोजिंग डेट है। राइट, ये इनका बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है इस डेट को। अच्छा जी, सबसे पहली बात वो करता है कि यार आपके पास जो इन्वेंट्री थी उसकी वैल्यू थी 13650, यानी कि ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। एंड वी ऑल नो दैट कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा दो जगह पे रिकॉर्ड होती है। एक वो रिकॉर्ड होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर और दूसरी वो रिकॉर्ड होगी आपकी बैलेंस शीट यानी कि एसओएफपी के अंदर। ठीक है, तो एसओएफपी मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इनकम स्टेटमेंट आई/एस। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी एक एडजस्टमेंट थी। नंबर सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर वो बोलता है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फॉर प्रीपेड 800, इसका मतलब ये 800 का प्रीपेड एक्सपेंस है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जब भी होते हैं ये हमारे करंट एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं और ये हमारे अदर पेबल्स होते हैं। कौन होते हैं, अदर पेबल्स। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे होगे तो ये आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं, ये आप सबट्रैक्ट कर दोगे वहां से। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर आके देखते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमें कितने के गिवन है, यहाँ पे आप आके देखें तो ये है 1100 की गिवन है। तो इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कर दो, 11,000 की गिवन है, इसमें से माइनस कर दोगे 800, तो बेटा बचा कितना, 10,200 बचा आई थिंक। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना अगर कोई मसला हो तो। 10,200 जो है ये हमारे पास वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अगली एडजस्टमेंट मेरा बच्चा, अगली एडजस्टमेंट के अंदर एग्जामिनर आपको बोलता है कि यार जो तुम्हारा हीट एंड लाइट का खर्चा था ना, हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा 150 का वाज आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये रिमेनिंग बैलेंस है जो आपको अभी तक पे करा है, करना है, आपने अभी तक पे नहीं किया है। तो देयरफॉर ये आप अपनी करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करोगे अदर, ये मैंने ऊपर यार पेबल्स लिख दिया, ये अदर रिसीवेबल्स होगा ना, रिसीवेबल्स बोला होगा, पेबल्स लिख दिया होगा, तो इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था। ठीक है, और इसी तरीके से इसको आप रिकॉर्ड करेंगे अदर पेबल्स के अंदर। ठीक हो गया, मैंने रिसीवेबल्स बोला होगा लेकिन पेबल्स लिख दिया। ठीक है, तो उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे वो बोलता है एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर के डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स ओन एट द ईयर एंड। जो भी साल के आखिर में मौजूद थे सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जो भी साल के आखिर में मौजूद थे वो ट्रायल बैलेंस में ही मौजूद होंगे। एट द ईयर एंड एज फॉलोज, सबसे पहले प्रेमिसेस के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब जब भी आप कॉस्ट के ऊपर रेट चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे SLM चार्ज किया जाएगा और रेट कितना है, 2% है। तो आओ प्रेमिसेस के ऊपर 2% हम क्या करें, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो आओ डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। हमारी प्रेमिसेस कितने की है, 60,000 की। बेटा 60,000 का 2% निकालो जल्दी से और मुझे बताओ कितना होता है। 60,000 का 2% हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कितना आंसर आ रहा है भाई, 1200 आ रहा है। बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। आज सब लोग आंसर्स दे रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है, शाबाश। तो इसका मतलब ये 1200 रुपए की जो डेप्रिसिएशन है, ये 1200 रुपए की डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। साथ साथ जब बैलेंस शीट के अंदर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होगे तो 3600 के अंदर 1200 ऐड कर लोगे। मेरा बेटा अभी से ऐड करके बता दो कि 36 प्लस 1200 कितना होता है, तो 4800। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4800 होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट एसेट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट एसेट कौन सा था, डिलीवरी व्हीकल। अब डिलीवरी व्हीकल पे वो क्या बोल रहा है कि डिलीवरी व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि डिलीवरी व्हीकल के ऊपर आपने क्या लगाना है, लगाना 20% है लेकिन आरबीएम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आरबीएम इस्तेमाल होगा। तो आरबीएम अप्लाई करने के लिए वी नीड द नेटबुक वैल्यू ऑफ डिलीवरी व्हीकल। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द नेटबुक वैल्यू ऑफ डिलीवरी व्हीकल, तो मैं आऊंगा ट्रायल बैलेंस पे पेपर में और मैं देखूंगा कि यार मेरी जो डिलीवरी व्हीकल है वो उसकी जो प्रोविजन है वो 10,000 है और उसकी जो कॉस्ट है वो
30,000 है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 30,000 में से 10,000 माइनस कर दूंगा ताकि मुझे नेटबुक वैल्यू अराइज हो जाए। तो मुझे नेटबुक वैल्यू पता लग गई कितना परसेंट, 20%, वो 20,000। और इसके ऊपर मैंने कितना परसेंट लगाना था, मैं भूल गया, मैं दोबारा देख लेता हूँ। लगाना था 20%, तो इसके ऊपर लगाओ जल्दी से 20%, तो कितना आंसर आ रहा है, 4,000। बिल्कुल सही, 4,000 की डेप्रिसिएशन आ रही है। नाउ दिस 4,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप इसको, दिस 4,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। एंड जब हम डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो इस 10,000 के अंदर 4,000 की और ऐड कर देंगे, यानी कि 14,000 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में चली जाएगी। क्लियर होती है ये वाली बात, आसान हो गई। फिर बात करते हैं अगली एडजस्टमेंट की। तो अगली एडजस्टमेंट में वो क्या बोलता है, अगली एडजस्टमेंट के अंदर वो आपसे बड़ी सिंपल सी बात करता है कि जो तुम्हारे ऑफिस फिक्चर्स हैं, ऑफिस फिक्चर्स के ऊपर आप लोगों ने 10% का रेट चार्ज करना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड खुद बोल दिया, देखो कभी बोलेगा कॉस्ट, कभी खुद बोल देगा स्ट्रेट लाइन मेथड। पहली एडजस्टमेंट जो थी प्रेमिसेस वाली, उसमें बोला था ऑन कॉस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो 10% लगा देंगे ऑफिस फिक्चर्स के ऊपर, उसकी कॉस्ट पे। तो ऑफिस फिक्चर्स हैं 15,000 रुपए के, और इसके ऊपर हम चार्ज कर देते हैं 10%, ठीक है। तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,500 की, और ये जो 1,500 की डेप्रिसिएशन आ रही है, ये 1,500 की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। और इसी तरीके से जब बैलेंस शीट के अंदर इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐड की जाएगी, तो वो 1,500 प्लस 11,000 यानी कि 12,500 की रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर एनफ, यहां तक जो मैंने बातें करी हैं सबको क्लियर है मेरा बच्चा? सब लोग मुझे एक दफा बता दें, हाँ सर ये जो आप बातें कर रहे हैं ये आप क्लियर है, क्योंकि आप इतना कराने के बाद थोड़ा सा आपको इश्यूज क्लियर होने चाहिए, मतलब कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर होती है बात? एक सेकंड रुकना यार। अच्छा भाई, ठीक है, मतलब सबको क्लियर नहीं हुआ है, मतलब क्लियर बहुत कम लोगों ने लिखा है। मतलब तुम लोग दिल से, मैं इतने दिल से पढ़ाता हूँ तुम लोगों को इतनी मेहनत करके, और तुम लोग क्लियर नहीं लिख रहे हो यार। सिर्फ क्लियर, सिर्फ क्लियर, मतलब अ, देखो ये फ्री की चैट होती है, आप दिल खोल के लिखे सर, कोई मसला नहीं है। देखो अभी सब लोग ने लिखना शुरू किया, सही है। और जो आईफोन है, आईफोन बेटा आप, आपको भी क्लियर है, अपने नाम से आ जाओ मेरा बच्चा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। अब पता है क्या करना है आपने, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना है पहले। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको पहले चाहिए होंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं, 18,750 के हैं। इसके ऊपर लगा दोगे 4%, कितना लगा दोगे, 4%। मेरा बेटा आंसर बताओ कितना आता है, 18750 मल्टीप्लाई बाय 4% इक्वल्स टू का बटन दबाओगे, मुझे बता दोगे कि कितना आंसर आ रहा है। बताओ भाई सब लोग, कितना प्रोविजन आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स का 750 का आ रहा है। अब पता है क्या करोगे, ये 750 तो जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में, जो भी परसेंटेज लगा के आंसर आता है ये बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स में से सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें ये देखना होगा कि क्या तुम्हारा प्रोविजन बढ़ा है या कम हुआ है। तो तुम ये देखोगे तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन कितना था, द ओपनिंग प्रोविजन वाज 500, एंड इस साल का जो प्रोविजन आया है दैट इज 750। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज बाय 250। So this 250 will be recorded in the इनकम स्टेटमेंट। ये इंक्रीज और डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और परसेंटेज लगा के जो आंसर आता है वो आप कहां पे रिकॉर्ड करते हो, हमेशा हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो। सो ये परसेंटेज लगा के जो मेरे पास आंसर आया था 750, ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो आपके पास इंक्रीज आया है ये कहां जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। सबको क्लियर होती है ये वाली बात, देख लो मेरा बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक, डन हो गया है यहाँ तक। ये प्रोविजन की हमेशा आता है, और इसमें एक चीज और ऐड कर देता है, कभी कभी बैड डेट डाल देता है, वो माइनस करके फिर प्रोविजन चार्ज करना होता है। इसके अलावा कुछ नहीं करता एग्जामिनर, ठीक है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है, शाबाश। अच्छा भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट एडजस्टमेंट, उसको पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर बोलता है अ चेक पेमेंट ऑफ 550। एक 550 की चेक पेमेंट थी आपने, यानी कि एक चेक के थ्रू आपने 550 पे कराए, made to a credit supplier on 15 April had not been recorded in the बुक्स। अब सवाल ये उठता है कि यार मैं सप्लायर को चेक पेमेंट कर रहा हूं, यानी कि मैंने पेमेंट कर दी, ठीक है, सप्लायर को। तो जब मैं सप्लायर को पेमेंट करता हूं तो मेरे बैंक से पैसा चला जाता है, तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, एंट्री बनती है बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड पेबल डेबिट। ये एंट्री बनेगी ना इसकी, ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे, ठीक है।
ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे कितने से 550 से एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा 550 से। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इस डबल एंट्री को एडजस्ट करना है ले जाके। तो मुझे ट्रेड पेबल्स में से माइनस करना पड़ेगा 550 और बैंक में से भी माइनस करना पड़ेगा 550 और ये एडजस्टमेंट डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके देखूंगा मेरे जो ट्रेड पेबल्स हैं इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 550। तो बेटा माइनस करके आंसर निकाल लो कितना आ रहा है। और इसी तरीके से जो मेरा बैंक था, अच्छा अगर तुम बैंक को देखो तो बैंक पहले से ओवरड्राफ्ट हुआ था, दिख रहा है, ये देखो बैंक सबको दिख रहा है। और बैंक पहले से 12,000 ओवरड्राफ्ट था। और अगर मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट होने के बावजूद मैं बैंक से मजीद पैसे निकाल के किसी और को दे दूंगा तो मेरा बैंक मजीद ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। तो इसके अंदर मैं 250 को ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 550 को ऐड कर दूंगा। तो बेटा दोनों के आंसर्स बता दो। एक का आंसर आप लोगों ने बताया 7350, वेरी गुड। आज ज्यादा बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोगों को समझ आ रहा है। और इसी तरीके से ये जो है ये आ रहा है बैंक 12750। अशारफ फिर भी सबसे पहले आंसर्स दे रहा है और फिर उसके बाद अंताहिल और फिर अंजा और फिर उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप लोग एटलीस्ट आंसर तो कर रहे हो। क्लियर हो गई बात यहां तक? डन। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, अगेन वही इनकम स्टेटमेंट, वही एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वही करंट अकाउंट्स एंड वही बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर हो गई बात? तो हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं ये कौन सा सवाल है। ये था हमारे पास नवंबर 2015। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईयर लिखते हैं पहले, दैट इज नवंबर 2015। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई चलो देखो जरा, एक सेकंड देना है। अच्छा जी, चलें जी बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं नवंबर 2015। ठीक है, और जो गेम है वो कब की है, ये है वेरिएंट 2 क्वेश्चन 5। ठीक है, तो P22 क्वेश्चन नंबर 5 आपका ही वेरिएंट है, लेकिन ये पुराना सवाल है। पहले आपका पेपर कोड 7110 होता था, अब 7707 होता है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। अब तुम लोगों ने मेरे साथ साथ बनवानी है। क्वेश्चंस आप लोग अपने पास निकाल लीजिए, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आपके सामने मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी है, सारा काम कर दिया है। अब आप लोगों ने डायरेक्टली क्या करना है, इनको बस अपने पास रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं। देखो भाई, सेल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो आ जाओ भाई, यहाँ पे रही हमारी सेल्स। ठीक है, ये रही हमारी सेल्स यानी कि रेवेन्यू। कितने का रेवेन्यू है मेरे पास? 190,000 का। तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ रेवेन्यू। ठीक है, आज जो मेरा बेटा साथ साथ लिखते हैं यहाँ पे रेवेन्यू। हम क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट। और वो फॉर द ईयर एंडेड करके आपको ऑलरेडी आती हैं वो सारी बातें। तो सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू। आई थिंक इट वाज 190,000। रिकॉर्ड कर लेते हैं 190,000। डू यू नो कुछ सेल्स रिटर्न्स भी थी, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे लेस। देखो ऐसे लिखना है, मैं रेड से लिखता हूँ तो इसलिए मैं लेस का साइन नहीं डाल रहा, बट ये आपने पेपर में लिखना है लेस सेल्स रिटर्न्स। मेरा बेटा सेल रिटर्न आपको सवाल के अंदर गिवन थी, रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से 8600 की। माइनस करके आंसर निकाल लो। 190,000 माइनस 8600 जल्दी जल्दी से करना। 8600 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी। तो नेट सेल्स की वैल्यू मेरा बच्चा कितनी आ रही है, जरा कैलकुलेट करो। 181,400। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे बात करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे और उसका नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री जो है आपके पास वो ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन थी एंड दैट वाज 15,600। तो हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री 15,600। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारे पास परचेजेस हैं वो हमारे पास सवाल के अंदर गिवन थी 81,250 की, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। 81,250, 81,250। फिर उसके बाद कोई परचेज रिटर्न कैरेज आउटवर्ड्स वगैरह मुझे नजर नहीं आया था, तो डायरेक्टली और कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी, स्टॉक लॉस वगैरह कुछ भी नहीं था। और डायरेक्टली आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 13,650 की, वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इट वॉज 13,650। ठीक है मेरे बेटा, तो यहाँ लिख लेते हैं 13,650 और आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग कैलकुलेट कर लें और जैसे ही आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी
83,200 बताइए। ठीक है, 83,200। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपके पास। अगर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही बताइए तुम लोगों ने, यस लिख देना। 83,200 ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो 83,200 मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी, और मेरा बेटा जब कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा, यानी कि ऐसे देख लो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 98200। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हमने अब इसके बाद इनकम्स, अदर इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना होता है। अब अदर इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम्स हमारे पास है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं एक नजर जाके कि यार कोई इनकम थी नहीं, सारे एक्सपेंसेस थे। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, और वो हेडिंग ऐसे लिखेंगे, लेस। अब देखो बेटा कैसे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे ऊपर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग लिखी थी, ऐसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लिखना शुरू करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से थे? पहला एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। देख लेते हैं वैल्यू कितनी थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की। द वैल्यू वाज 11,000, और उसमें से हमने 800 माइनस किया था, क्योंकि वो प्रीपेड था। तो 11,000 माइनस 800, तो हमारे पास आंसर कितना आया था? 10,200। ठीक है, तो बेटा पेपर के अंदर वर्किंग हमेशा सामने शो करना है, ऐसा नहीं करना कि वर्किंग शो नहीं कर रहे होगे। ठीक है मेरा बच्चा, ये चीजें मत भूलना, जो मैं चीजें गाइड कर रहा हूँ आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेजेस एंड सैलरीज आपके पास डायरेक्टली थी, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं था। यार कोई चीज एक अक्रूड भी तो थी, वो क्या था? हीट एंड लाइट था ना। तो हीट एंड लाइट को हम लोगों ने एडजस्ट नहीं किया था। ओके, तो इसको भी एडजस्ट करवा लो मेरे साथ साथ पहले। हीट एंड लाइट कितने का था? 150 का आउटस्टैंडिंग था, तो इसको रिकॉर्ड कर लो यार जरा। 150 हीट एंड लाइट में से हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, जरा ऐड करके मुझे बताना। 79750 150, तो 9900 ऐसे ही आ रहा है, 9,900 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, चलो अगला एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। वो कितने की है? 31450 की। तो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। मैं वैल्यू बार बार भूल जाता हूँ रात की एंड टाइम की क्लासों में। 31450, ठीक है, 31450 मेरा बेटा। उसके बाद फिर मैं पहले नीचे लाइनें डाल लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद वापस उसके ऊपर पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, ताकि हम कंटिन्यूशन रखें। आपके पास तो पेज बड़ा होता है, मेरे पास पेज छोटा होता है, ताकि सबको क्लियर नजर आए स्क्रीन पे। ठीक है, अभी भी कुछ शरारती बच्चे हैं जो मोबाइल फोन पे क्लास ले रहे होंगे, कुछ लैपटॉप या किसी बड़ी स्क्रीन पे लिया करो वैसे। अच्छा भाई, वेजेस एंड सैलरीज के बाद आपके पास कुछ डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस है, तो ये हम लिख लेते हैं, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 14,900 की, तो यहाँ लिख लेंगे 14,900। उसके बाद अगला एक्सपेंस देखते हैं, तो अगला एक्सपेंस कौन सा है? हीटिंग एंड लाइटिंग। तो हीटिंग एंड लाइटिंग कितने का हो गया था? 9750 का पहले से था, तो वो रिकॉर्ड करेंगे, हीट एंड लाइट 9750 +1 +150, तो आंसर आया था 9,900। उसके बाद फिर अगला एक्सपेंस अगर आप देखें तो कौन सा है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नीचे जाके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हीट एंड लाइट वगैरह हमने लिख लिया था, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कितने का है? 12,000 का है, तो वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए यहाँ पे जो अभी तक हम लोगों ने लिखे थे। अब हम कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसेस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, याद है? 60,000 का कितना परसेंट लिखा था हमने? 2% कैलकुलेट किया था, याद आया? तो इधर लिखोगे, आप एग्जामिनर को शो करोगे 60,000 का 2%। ठीक है, तो ये आंसर आपका आया था 1200, मैंने लिख लिया। फिर अगला क्या था? डिलीवरी व्हीकल थी, सही है, तो डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल। ठीक है, और शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। और इसकी नेटबुक वैल्यू कितनी आई थी? 20,000 पे 2% लगाया था, तो यहाँ लिखोगे 20,000 इंटू
20%, सो द आंसर वाज 4000। ठीक है, उसके बाद फिर अगली डेप्रिसिएशन ऑफिस फिक्सचर्स की थी, तो डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिक्सचर्स, और वो हम लोगों ने कॉस्ट पे 15,000 पे 10% लगवाया था। ठीक है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, सो द आंसर वाज 1500। फिर उसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेंस आया था जिसको हमारा था नाम इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो हम लोगों ने निकाला था। हमारा वो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इंक्रीज आया था वो कितना आया था, 750 और 500। ठीक है, तो ओपनिंग वाज 500, क्लोजिंग इज 750, सो 250 का इंक्रीज आया था, मैंने वो इंक्रीज रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब मुझे देख के बताओ क्या हमने कोई एक्सपेंस मिस आउट किया है? हम सारे एक्सपेंसेस लिख चुके हैं, डेप्रिसिएशन लिख लिया, एडवर्टाइजिंग एडजस्ट कर लिया, हीट एंड लाइट एडजस्ट कर लिया, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड कर लिया। ये जो चेक पेमेंट थी ये कोई एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पेमेंट करी है, उधार लाइबिलिटी पे ऑफ करी है। ठीक है, और ऊपर जो भी एक्सपेंसेस थे वो हमने सारे लिख लिए। लोन इस बिजनेस ने लिया हुआ नहीं था, तो देयरफॉर लोन कुछ भी पे नहीं हो रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कुछ गिवन नहीं है, तो हम पे कर नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे ये टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लेना है। एंड वंस आप इसका टोटल निकाल लेंगे तो अभी से कुछ बच्चों ने आंसर्स देना शुरू कर दिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये आंसर्स आप लोग दे रहे हैं 85400। तो 85400 को हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, यानी कि ये जो हमने आंसर निकाला था 98200 में से 85400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी दिस माइनस दिस। ठीक है, तो 12800 मेरे पास फाइनल आंसर आया है। मैं इसको बोल दूंगा, ये जो मेरे पास इधर लिख लेते हैं 12800, ये जो मेरे पास 12800 आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट। जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाई है आपके सामने, ठीक है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट में कोई एरर्स या कोई गलतियां तो नहीं है, तो हम इसका आंसर एक दफा चेक भी कर लेंगे। अगर आप इसका प्रॉफिट देखें तो मार्जिन स्कीम के अंदर भी इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12800 का आ रहा है, जस्ट टू कंफर्म इट, ताकि हम क्लास के एंड में बैलेंसिंग के अंदर टेंशन नहीं ले रहे हो कि भाई बहुत पीछे ब्लंडर किया था तो वो सारे सही करने पड़े काट काट के। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, वंस आप लोगों ने ये काम कर लिया, अब आप बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो ऐड हो जाता है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखें, दोनों की जो ड्राइंग्स थी वो कितनी थी, एक की थी 6000 और एक की थी 6000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज आई थिंक 5%। तो देख लो सवाल के अंदर ऊपर आके, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर 5000। ठीक है, तो ये आप लोग एक फरा थी और एक हैना थी, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6000 का 5% कैलकुलेट कर लें और आंसर बता दें कितना आ रहा है। ठीक है, 6000 का 5% कैलकुलेट कर लें और आंसर बता दें कितना आ रहा है। तो ये सेम आंसर आएगा, कितना बन रहा है भाई ये, कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी से और मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो 300 पहले की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई, दूसरे की 300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आई, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी इधर जाके 600 की। तो 600 ऐड कर दो 12,800 में, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना आ रहा है अब वो कैलकुलेट करो और जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। 13,400 का आ रहा है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 13,400, 13,400। वेरी गुड बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फरा थी और एक हैना थी, तो इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा था, 4% मिल रहा था। याद है ना, सवाल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4% मिलेगा। ठीक है, तो ये 4% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, इनके कैपिटल बैलेंसेस उठाने। अगर आप इनके कैपिटल बैलेंसेस देखें तो एक का 50,000 और एक का 30,000 का है। ठीक है, तो हम ये 50,000 और 30,000 लिखते हैं। 50,000 का 4% कैलकुलेट कर लो, और फिर दूसरा 40 आई थिंक, यस 30 है, 30,000 का 4%। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। 5,000 का 4% कितना होता है भाई? ठीक है, 2000। वेरी गुड, तो ये आ गया 2000 आपके पास।
और दूसरा आ गया 1200। वेरी गुड, ठीक है। 1200, ठीक है। एफ का 2000 एंड इसका 1200, तो ये आ गया 3200, राइट। 3200 ये आपके नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, किसी पार्टनर को हमने कोई सैलरी नहीं दी थी, याद है? देखो, अगर आप यहाँ पे आके देखो तो इसने बोला हुआ था कि नो सैलरीज आर पेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिली, तो इसका मतलब अब क्या होगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम इक्वली दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं नेक्स्ट जगह पे थोड़ी सी लाइन बना के थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉफिट का शेयर निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडिंग लिखेंगे। देखिए, पहले तो मुझे ये बताओ कि मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो आप 13,400 में से माइनस कर दो 3,200, तो कितना बचा, 10,200 बचा। 10,200 इज द रेजिडुअल प्रॉफिट, ठीक है। और रेजिडुअल प्रॉफिट जो होता है वो अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज थे, याद है सवाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या थे? बोलता था प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर करते थे ये दोनों पार्टनर्स, ठीक है। तो इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर कर दिया जाएगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और एक आपके पास एफ और एक एच दोनों लोग हैं। एफ का 10,200 का डिवाइड बाय 2, ठीक है। और इसी तरीके से एच का 10,200 का डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर आ गया दोनों का 5,100 ईच, ठीक है। 5,100 एंड 5,100 टोटल बन गया 10,200। और बस पार्टनरशिप का एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। डन यहां तक। बेटा देख लो, ये पूरा आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपकी स्क्रीन पे है। कोई इश्यूज, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर ये थोड़ा सा इशू है इस बात के अंदर, या क्लियर है तो सब लोग क्लियर लिखेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम लोग थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, मतलब हम इतना ज्यादा डिले नहीं करेंगे। 10,200 इज डिवाइड बाई 2 क्यों बेटा? दोनों इक्वली शेयर कर रहे थे, तो अगर मैं और तुम कोई भी चीज इक्वली शेयर करेंगे तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। डन हो गया, ठीक हो गया। इक्वली शेयर करेंगे तो आधा आधा बांटेंगे ना, ठीक है। चलो, अच्छा भाई, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने एक करंट अकाउंट में प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कोई खास मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी बेसिक सी चीज होती है। करंट अकाउंट यहाँ बनाते हैं। 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 कॉलम्स बनेंगे, 3 पार्टनर्स 3 कॉलम, 4 पार्टनर्स 4 कॉलम। सर क्या इतने सारे पार्टनर्स होते हैं? मैंने मैक्सिमम 3 पार्टनर्स वाले सवाल तो देखे, इससे ज्यादा 4 वाले पार्टनर्स वाले सवाल में देखे हैं, लेकिन आप ओ लेवल्स के अंदर मैंने नहीं देखे 4 पार्टनर्स वाले सवाल। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे करंट अकाउंट की हेडिंग लिखेंगे। और यहाँ पे एक फरा है और एक हैना थी, या जो भी थी, मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन एच से शुरू हो रहा था। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस देख लो। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो 3250 एंड 1850, ठीक है। दोनों के क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 3250 एंड 1850। इसको हम कहते हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन थे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो भी एप्रोप्रिएशंस हुई थी वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले इन लोगों को मिला क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था दोनों को 2000 एंड 1200 का, तो यहाँ लिख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और एक को मिला था 2000 का और एक को मिला था 1200 का। सैलरी वगैरह कुछ मिली नहीं थी, डायरेक्टली शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे। सिर्फ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना ज्यादा बेहतर है। 5,100 5,100, इसमें से ये क्या क्या पैसा घर लेके चले गए? सबसे पहले इन्होंने कुछ ड्राइंग्स करी थी, राइट। और जो इनकी ड्राइंग्स थी वो सवाल के अंदर हमारे पास मौजूद थी 6,000 एंड 6,000 की, ठीक है। तो वो आप ड्राइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और इन लोगों ने अपनी जेब से कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पे करा था, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था दोनों का वो 300 एंड 300 था, याद है? ये देखो, तुम लोगों ने सबसे पहले यही लिखा था ना, ठीक है। 300 एंड 300, तो यहाँ पे लाके हम लिख लेंगे 300 एंड 300। मुझे पहले, सबसे पहले आप लोगों ने सिर्फ इतना जवाब देना है सब लोगों ने कि क्या फरा की क्रेडिट साइड हैवियर है या डेबिट साइड हैवियर है। पहले ये देख लो, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। तो मुझे जो यहाँ से नजर आ रहा है वो उसकी क्रेडिट साइड हैवियर नजर आ रही है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड अगर हैवियर है तो टोटल कर लो 5,100 प्लस 2,000 प्लस 3,250। तो इसकी जो क्रेडिट साइड है फरा की वो कितना बैलेंस शो कर रही है?
ठीक है, इसका मतलब फरा का जो बैलेंस शीट है वो इधर बन जाएगा ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये हल्की वाली साइड है, और इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे बन जाएगा क्योंकि ये हैवियर साइड है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितना बन रहा है? 10350। अच्छा मेरा बेटा, अब 10350 में से आप माइनस कर दो। ये आपने क्या करा है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, माइनस कर दो 6000 एंड माइनस कर दो 300, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है? 4050 का आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा एज का अकाउंट है उसकी कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? देख लो, इधर लिखा हुआ है 5100, 1200 और 1850, और डेबिट साइड पे 6000 एंड 300, तो इसकी भी क्रेडिट साइड हैवियर ही है। तो क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लो कितना बन रहा है, इसका बैलेंस भी नॉर्मल बनेगा 8150, और इधर भी लिख लोगे 8150। अब आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है मेरा बेटा? निकालो जरा। ठीक है जी, 1850 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो इनके ये क्रेडिट बैलेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका भी 1850 आ रहा है। जस्ट टू मेक श्योर कि हमने करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस जो कैलकुलेट करें सही करें, 4050 एंड 1850। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके देखें तो इनके जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो बिल्कुल सही है, 4050 एंड 1850। बीडी और सीडी बैलेंसेस हम लोगों ने यहाँ तक बना दिए। नाउ अब तो कुछ भी नहीं बचा सवाल के अंदर, मेरे ख्याल से अगले 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट में हमारा ये सवाल एंड हो जाएगा, राइट? फुल फ्लैश सवाल जिसमें इनकम स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड देन अब ये हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से साथ साथ कॉपी भी करते रहा करो। ठीक है, बना रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, मतलब वर्किंग आपकी घर पे ऐसे होनी चाहिए जैसे आप खुद कर रहे हो। मेरी आवाजें आपके कान में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देख रहे हो, फौरन से आंसर दे रहे हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसे पढ़ते हैं घर पे बैठ के। ठीक है, सिर्फ वीडियो के ऊपर नजर रखोगे, सिर्फ यही देखते रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि खुद काम कैसे करोगे। ठीक है, तो हैंड्स ऑन ज्यादा जरूरी होता है, तो वहां से देख के, जैसे समझो ये आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो बोर्ड के ऊपर क्या होता है? बोर्ड के ऊपर टीचर जो लिख रहा होता है वो कॉपी करते रहते हो और उसकी बात सुनते रहते हो, बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई कुछ नया नहीं है। अब इसको ये नहीं समझो कि कोई वीडियो चल रही है और मैं आपको अभी कोई डांस करके दिखाऊंगा, तो शौक नहीं है मुझे, वरना मैं जरूर करके दिखाता। चलो भाई, तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं मेरा बेटा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे काम करेगी? सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट, फिर आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू डेट, और उसके बाद फिर आप लिखोगे आखिरी कॉलम में नेट बुक वैल्यूज। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम अपने लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स। ठीक है मेरा बेटा, अब नॉन करंट एसेट्स हमारे पास इस सवाल में तीन थे, हाँ, तो तीनों लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा नॉन करंट एसेट था वो कौन सा था? प्रेमिसेस था, रिकॉर्ड कर लो 60,000 का। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रेमिसेस, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 60,000 थी। ठीक है, उसके बाद इसकी डेप्रिसिएशन जो थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रेमिसेस की, वो कितनी हो चुकी थी? 4800 हुई चुकी थी। तो 60,000 में से 4800 सब्ट्रैक्ट कर दो और मुझे रिमेनिंग आंसर बताओ मेरा बेटा कितना आएगा? 60,000 माइनस 4800, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू पता लग जाएगी। तो नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 60,000 में से माइनस कर दो 4800। सो द आंसर जो मुझे दिया जा रहा है यहाँ पे 55,200। वेरी गुड बेटा। उसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो अगला एसेट जो है हमारे पास वो कौन सा है? डिलीवरी व्हीकल है। तो डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 30,000 की है, तो यहाँ हम लिखते हैं डिलीवरी व्हीकल, और 30,000 की इसकी कॉस्ट है। और उसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, वो देखो कितना हो गया था? 14,000 हो गया था। तो 30,000 माइनस 14,000 करो बेटा, कितना होता है? 14,000। सब लोग कैलकुलेटर्स यूज करा करें, ये मैं आपसे नॉर्मल कैलकुलेशंस भी क्यों पूछ रहा होता हूँ, ताकि आप लोग कैलकुलेटर्स यूज करो अपने, सही है, आपको पेपर में वरना बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी बिना कैलकुलेटर यूज करने की प्रैक्टिस करे हुए जाके। ऑफिस फिक्चर्स 15,000 रुपए के थे, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे पहले हम यहाँ पे ऑफिस फिक्चर्स। ठीक है, और ये जो ऑफिस फिक्चर्स है, सुनो, जो ऑफिस फिक्चर्स है वो 15,000 के थे, और फिर इस 15,000 में से कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी, और वो कितनी थी? 12,500 की। तो इसमें से 12,500 15,000 में से माइनस करते हैं, 12,500।
ठीक है, तो अब बचाओ बताओ रिमेनिंग कितना बचा, 2500। वेरी गुड, तो हम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2500, 16,000 और 55,200 को ऐड करके एग्जामिनर को शो करना है कि भाई ये है हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स, टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया, कितने आ रहे हैं, 73,700। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग और उसका नाम होगा करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर हम सबसे पहले कौन सा करंट एसेट मेंशन करते हैं, हमेशा इन इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें, हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है सबसे पहले। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें मिल जाएगी कहाँ से, एडजस्टमेंट में से 13,650 की। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 13,650। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे पास मौजूद थे सवाल के अंदर वो ऊपर थे, और ट्रेड रिसीवेबल्स वर, यहाँ पे आ जाओ तो तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल्स मिल जाएंगे। वो कितने के थे, 18,750 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,750, और फिर इसमें से लेस कर देंगे जो इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कैलकुलेट करा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, और वो हमने कैसे कैलकुलेट करा था, 18,750 का मेरे ख्याल से 4% निकाला था, कितना परसेंट था वो मैं एक दफा देख लूँ। 18,750 का 4% था। ठीक है, तो ये 4% हमने कैलकुलेट करा था, तो ये आंसर आया था 750। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अगली चीज लिखेंगे जिसको हम कहते हैं अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स के अंदर हम अक्रूड इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल के अंदर सिर्फ एक प्रीपेड एक्सपेंस था, अक्रूड इनकम तो कोई भी नहीं थी। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वाज प्रीपेड, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स में, अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स, किस नाम से, अदर रिसीवेबल्स के नाम से 800 रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 800। अब हमारे पास बैंक जो था वो ओवरड्राफ्ट हुआ था, याद है आपको, सवाल में हम लोग जब सवाल कर रहे थे तो जो बैंक था वो ओवरड्राफ्ट था, तो अब वो तो जाएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर, यहाँ तो नहीं जाएगा, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब आप करंट एसेट्स का टोटल निकालने पहले, तो देखो बेटा कितना आ रहा है, सब लोग प्लस कर लो। 32,450 बताया गया मुझे, तो मैं ये लिख लेता हूँ 32,450। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 32,450 में से ऐड कर लेना है नॉन करंट एसेट्स को। ठीक है, यानी कि आपके पास जो ऊपर आंसर आया हुआ था, दिस प्लस दिस, दोनों को जब प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारे टोटल एसेट्स। क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल एसेट्स। मेरा बेटा देखो कितने के आ रहे हैं हमारे पास टोटल एसेट्स, 10,6,150 के। पुराने सवालों की बैलेंस शीट देखोगे तो अलग तरीके से बनी हुई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको पुराना भी सवाल करवाऊंगा तो बैलेंस शीट उसी तरीके से बनवाऊंगा जैसे आपने नए सवालों की बनानी होती है। ठीक है, पुराने में मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा अलग तरीके से बनती थी, पहले एसेट में से लायबिलिटीज माइनस करके बनाई जाती। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम जो है वो बैलेंस शीट को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, और जो हमारा नेक्स्ट काम है मेरा बेटा वो क्या है, बड़ा बेसिक सा है, हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस्ड बाय। और फाइनेंस बाय के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। तो कैपिटल अकाउंट्स जो आपके पास है, तो कैपिटल अकाउंट्स अगर आप देखें तो पहला है 50,000 का, दूसरा है 30,000 का। ठीक है, तो ये कैपिटल बैलेंसेस लिख लेंगे हम। 50,000 फरा का है और हैना का 30,000 है, तो लिखें 50,000 एंड देन 30,000। फिर उसके बाद आप पता है क्या लिखोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ लाके माइनस करते हैं उसको। ठीक है, अभी तो दोनों करंट अकाउंट के अंदर जो हमने बनाए करंट अकाउंट, वो दोनों करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आए थे। ठीक है, पहले का आया था 4050 और दूसरे का आया था 1850। बच्चा अक्सर पेपर में क्या गलती कर जाता है, बच्चा अक्सर पेपर के अंदर जो करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं ना, ये वाले बैलेंसेस ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, वो बेवकूफ है। देखो ये तो ओपनिंग बैलेंसेस थे, इस साल जो उनकी इनकम हुई वो ऐड नहीं करोगे, तो हमेशा जो करंट अकाउंट तुमने बनाया होता है उसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट में, 4050 एंड 1850। तो यहाँ लिखो 4050 एंड 1850। अब तुम क्या करो, इन चारों को ऐड कर लो, क्या कर लो, इन चारों को ऐड कर लो, 50,000। ठीक है, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 4050 प्लस 1850, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो कितना आंसर आ रहा है, 85, सॉरी, कितना आंसर आ रहा है, 85,900 का।
उसके बाद फिर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इस बार थी नहीं, तो पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वैसे आती, लेकिन अभी हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। अच्छा, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहले एक तो आपकी चीज आ जाएगी यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, वो सॉरी ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड पेबल्स एडजस्ट हुए थे थोड़े से, तो उनकी एडजस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड करेंगे। आप यहाँ पे आगे देखो तो ट्रेड पेबल्स पहले कितने के थे? 7900 के थे, और उसमें से 550 माइनस हुआ था। तो 7900, सॉरी 7900 माइनस 550, तो आप लोगों ने मुझे पहले ही आंसर बता दिया था। यहाँ हम लिख लेंगे 12750, 12750। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम आएंगे और बैंक को देखेंगे, तो बैंक कितना था? 12200 का दिख रहा है, 12200 का, और उसमें हमें प्लस करना था 550। तो 12200, 12200 प्लस 550, तो ये आपके पास आ जाएगा वन सॉरी 12750। ये मैंने ऊपर वाला गलत लिखा है यार, इसको सही कर लो। ये 12750 नहीं है, ट्रेड पेबल बन रहा है 7350। सही है, 7350, और बैंक बन रहा है 12750, 12750। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे अदर पेबल्स। अदर पेबल्स, अदर पेबल्स के अंदर क्या चीजें आती हैं? कोई अक्रूड एक्सपेंस है या कोई प्रीपेड इनकम है, तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अदर पेबल हमारे पास एक ही था, हीट एंड लाइट का, और वो कितने का था? 150 का था। तो ये 150 आप इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, 150 का। अब आप क्या करेंगे? अब आप बेसिक सी बैलेंस शीट के अंदर नॉर्मल सारी चीजें ऐड कर लेंगे। कैपिटल बैलेंसेस का टोटल प्लस करंट अकाउंट का टोटल प्लस योर करंट लायबिलिटीज, तो इन सबको जरा ऐड कर लो, तो आंसर कितना आ रहा है? इन सब की कैलकुलेशन करो शाबाश, जल्दी जल्दी से, और मुझे बताओ कि फिर इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सो आंसर इज 106,150। तो इसको हम बोलेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, अब ऊपर सर आपने फाइनेंस बाय लिखवाया, आप हमेशा तो यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखवाते हैं, तो दोनों लिख लो। फाइनेंस बाय लिखना है, फाइनेंस बाय लिख लो, वरना टोटल इक्विटी ऐसे, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो। ज्यादा बेहतर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना ही होता है। इसका मतलब हमारे जो टोटल एसेट्स थे बिजनेस के, वो हमारे थे 106,150 के, और जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी आई हैं वो भी 106,150 का ही आई हैं। इसका मतलब जो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन करा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल बैलेंस हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि क्या हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन करा है, ये आप लोगों को क्लियर होता है कि कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? मुझे बताओ सबको क्लियर है ये वाली बातें? सब लोग देख लें, कोई इश्यूज हैं, कोई पेज आपको दोबारा से खुलवाना है, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वरना हम लोगों ने यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट कर लिया।